हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में आप लोगों ने केमिकल इक्विलिब्रियम के रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को समझ के रखा है, दैट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के अलग अलग फॉर्म, दो ही फॉर्म आपने पढ़े, एक केसी और केपी, एंड इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है ये भी आप लोगों ने समझ के रखा है इसके पहले वाले वीडियो में, बराबर। आज हम लोग अलग अलग टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे जिसमें केसी एंड केपी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हमारे सामने आएंगे। देखते हैं कैसे पहुंचे जाता है वहां तक, लेकिन उससे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं अबाउट द होमोजेनस एंड हेटेरोजेनस इक्विलिब्रियम, जिसे हम लोग इक्विलिब्रिया कहेंगे यहाँ पर, राइट। होमोजेनस इक्विलिब्रियम मींस वी कैन से दैट दीस आर नथिंग बट द टाइप्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। तो होमोजेनस इक्विलिब्रियम का मीनिंग क्या होता है? गाइस, होमोजेनस, होमो का मतलब होता है सेम एंड जीनस का मतलब होता है फेज, मतलब सेम फेज। तो होमोजेनस इक्विलिब्रियम मतलब कैसा इक्विलिब्रियम? तो इट इज एन इक्विलिब्रियम in which reactants and products are in the same phase। ये कैसे होने चाहिए? सेम फेज में होने चाहिए। जब रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स ये सेम फेज में होंगे तो ऐसे केमिकल इक्विलिब्रियम को हम लोग कौन से टाइप का इक्विलिब्रियम कहेंगे? होमोजेनस इक्विलिब्रियम। फॉर एग्जांपल देख लीजिए कि अगर मैं ये रिएक्शन ऐसे कैरी आउट कराता हूं तो ये रिएक्शन अगर इस तरीके से होती है एंड आप लोग इसे चेक करेंगे तो यू विल ऑब्जर्व कि रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट ये सेम फिजिकल स्टेट में है, दैट इज गैस है। दूसरा एग्जांपल भी हम लोग दे सकते हैं, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया गैस फ्रॉम द रिएक्शन बिटवीन द नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। तो नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन जब इस तरीके से कंबाइन होंगे तो अमोनिया गैस मिलेगी। देखिए ये सारे के सारे रिएक्टर्स एंड प्रोडक्ट्स कैसे हैं? सेम फेज में है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? होमोजेनस इक्विलिब्रियम कहेंगे। देन दूसरा जो टाइप है उसे हम लोग कहेंगे हेटेरोजेनस इक्विलिब्रियम, या फिर यू कैन से हेटेरोजेनस इक्विलिब्रियम आल्सो, बराबर है। तो हेटेरो, यहाँ पर इस वर्ड के मीनिंग को देखो, हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट एंड जीनस का मीनिंग तो आपको पता है फेज। इसका मतलब ये होगा कि इक्विलिब्रियम इन विच रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर इन डिफरेंट फिजिकल स्टेट्स। जब ये अलग अलग फिजिकल स्टेट्स में रहेंगे तो ऐसे इक्विलिब्रियम को आप लोग कौन सा इक्विलिब्रियम कहोगे? हेटेरोजेनस केमिकल इक्विलिब्रियम कहा जाता है। देखिए एग्जांपल अगर हम लोग देखते हैं तो डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ये अगर इस तरीके से डिकम्पोज होंगे आपको देता है क्विकलाइन एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ये सॉलिड है, ये क्या है? गैस है। ये देखिए ये क्या है? सॉलिड है। तो रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स अलग अलग स्टेट में हैं। आप लोग और भी एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप लोग रिएक्शन कैरी आउट करते हो बिटवीन अमोनिया गैस एंड क्लोरीन गैस, सॉरी अमोनिया एंड HCl गैस, तो यू विल ऑब्टेन अमोनियम क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड होता है सॉलिड। देखिए ये सॉलिड है, ये गैस है और ये क्या है? गैस है। तो ये भी एग्जांपल किसका बन जाता है? हेटेरोजेनस केमिकल इक्विलिब्रियम का बन जाता है, बराबर है। नाउ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इस केस में हम लोग कैसे निकालेंगे? छोटी सी हेडिंग बन जाती है हमारी और बहुत काम की है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर हेटेरोजेनस इक्विलिब्रियम। अब हेटेरोजेनस इक्विलिब्रियम अगर आपके सामने आता है तो उसमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? सोचिए जरा, मजेदार कंसेप्ट है। जस्ट इमेजिन कि आपके पास ये इक्विलिब्रियम है C2H5OH
it get evaporates to give C2H5OH gas, राइट। आपने अगर लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई कर दिया तो लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करेंगे तो आपको पता है कि इट इज द रेशियो ऑफ द concentrations of the reactants and concentrations of the product and the reactants at equilibrium। तो प्रोडक्ट क्या दिख रहा है आप लोगों को, गैसियस इथेनॉल, C2H5OH क्या है, इथेनॉल है, डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ C2H5OH ये है लिक्विड। नाउ यहाँ पर समझिए ये जो कंसंट्रेशन होता है C2H5OH लिक्विड, इट इज अ कांस्टेंट। ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इसके पीछे क्या रीजन है सर, एक तो ये 1 मोल हो गया लिक्विड का, बराबर है, एंड दूसरी चीज ये कि एट पर्टिकुलर टेम्परेचर अगर हम लोग डेंसिटी देखते हैं किसी भी लिक्विड की तो वो डेंसिटी हमेशा कांस्टेंट आती है, वॉल्यूम कितना भी हो इट डजंट मैटर। इसीलिए जो टर्म होती है डिनोमिनेटर में वो हमेशा कांस्टेंट बन जाती है, तो ये होगी कांस्टेंट। तो ऐसे केस में आप लोगों के पास Kc क्या आ गया, तो Kc हो जाएगा C2H5OH गैस का कंसंट्रेशन, होगा कि नहीं होगा, सोचिएगा, बहुत ही जरूरी है। तब एक अगर आप लोग इसे देखते हैं सब्लिमेशन ऑफ आयोडीन, ये लीजिए अगर आयोडीन इस तरीके से सब्लिमेशन देता है तो ऐसे केस में Kc इज इक्वल टू क्या लेंगे फिर, तो Kc इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ I2 गैस। ना कंसंट्रेशन ऑफ I2 गैस ये क्या होता है, उसका प्रेशर होता है। यहाँ पर ये जो टर्म है ये क्या हो जाएगी, कांस्टेंट, तो Kc इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ I2 गैस के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर एक चीज की तरफ ध्यान रखिए, Kp इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, पार्शियल प्रेशर। अगर प्रेशर दिया है तो Kp यूज करेंगे, कंसंट्रेशन दिया है तो Kc यूज करेंगे। इस तरीके से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आप लोग अप्लाई करते हो और द हेटेरोजेनस इक्विलिब्रियम क्या हम लोग इसके ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते, कर सकते हैं। यहाँ पर Kc की जगह क्या यूज करोगे, Kp। इस रिएक्शन का Kp इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, बस इतना ही होगा कि नहीं होगा, क्लियर है। मतलब ये कि सॉलिड्स एंड लिक्विड्स अगर सॉल्यूशन में है तो उसका कंसंट्रेशन हम लोग यूज करेंगे ये अपने प्योर स्टेट में, बराबर है, ये अपने प्योर स्टेट में, इसलिए इसका कंसंट्रेशन हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। मतलब एक चीज आप लोगों को समझ में आ रही होगी कि जब हम लोग Kc एंड Kp के बेस्ड न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होंगे तो हमें न्यूमेरिकल में ध्यान देना पड़ेगा। सॉलिड अगर है तो उनका कंसंट्रेशन हमेशा 1 लेंगे, बराबर है, एंड अगर प्योर लिक्विड है तो ऐसे केस में उनका कंसंट्रेशन भी कांस्टेंट है। मींस हमें किसके साथ डील करना है, हमें डील करना है पार्शियल प्रेशर्स ऑफ गैसेस, पार्शियल प्रेशर्स ऑफ गैसेस, इनके साथ डील करना है। एंड दूसरा एक्वस सॉल्यूशन, क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन का कोई ना कोई कंसंट्रेशन दिया होगा, बराबर है। ये चीज आप लोगों को बहुत ही केयरफुली हैंडल करके अपने दिमाग में रखनी है, स्टोर करके रखनी है, अदरवाइज हम लोग इसके ऊपर देखिए, यहाँ पर अगर मैंने कहा होता कि Kc का इक्वेशन बनाइए या Kp का इक्वेशन बनाइए तो आप लोग इनका भी कंसंट्रेशन वहां पर इन्वॉल्व करा देते, आपका इक्वेशन क्या हो जाता, रॉन्ग हो जाता। ये छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन बहुत बार पूछने लायक है ये क्वेश्चन कि बताइए इसके ऊपर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का इक्वेशन क्या आएगा, राइट। एक्सप्रेशन फॉर Kp और एक्सप्रेशन फॉर Kc, अगर Kc के टर्म में लिखते हैं तो आप लोग क्या यूज करोगे, सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेशन ऑफ CO2, इनका नहीं, इनका कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, दैट इज यूनिट्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। यूनिट्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट छोटा सा कंसेप्ट है लेकिन कई बार इसके ऊपर अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम में कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आप लोगों को दिया जा सकता है। कई सारे जगह पर जब रिएक्टेंट्स के मोल एंड प्रोडक्ट्स के मोल का नंबर सेम होता है तो Kc का कोई यूनिट होता ही नहीं गाइस। तो बहुत सारे स्टूडेंट ये समझ लेते हैं कि सर Kc इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, उसका यूनिट नहीं होना चाहिए, लेकिन हो सकता है। Kc क्या है, तो एक रेशियो है, बराबर है। जब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों की यूनिट सेम हो जाएंगे तभी Kc यूनिटलेस आएगा, अदरवाइज नहीं आ सकता। नाउ यूनिट्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दैट इज Kc, एंड वी नो दैट ये
केपी भी हो सकता है ना, केपी भी हो सकता है। जनरली किसी के ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं तो ये जो यूनिट है दैट इज यूनिट ऑफ केसी डिपेंड्स ऑन द एक्सप्रेशन ऑफ केसी। क्यों ऐसा? क्योंकि अलग अलग इक्विलिब्रियम के लिए केसी का एक्सप्रेशन अलग अलग होता है एंड देयरफॉर केसी का जो यूनिट रहेगा ये यूनिट भी अलग अलग आ सकता है। कैसे आ सकता है जरा सोचते हैं। सपोज करिए कि आपके पास एक इक्विलिब्रियम है H2 गैस प्लस I2 गैस, इट गिव्स ट्वाइस ऑफ HI गैस। इसके ऊपर केसी अप्लाई करिए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालिए केसी। माना कि यहाँ पर केसी लागू नहीं होता लेकिन केपी लागू होता है, हम लोग पहले केसी को निकाल कर देखते हैं। तो सर केसी अगर अप्लाई करते हैं तो लॉ ऑफ मास एक्शन के हिसाब से क्या हो जाएगा? तो कंसंट्रेशन ऑफ HI टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ H2 इनटू कंसंट्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा? I2 हो जाएगा। आएगा या नहीं आएगा? सोचिए केसी के लिए ऐसा यूनिट ऐसा फॉर्म आएगा, एक्सप्रेशन इस तरीके से आएगा। अब यूनिट की अगर बात करते हैं तो इसके यूनिट्स रखिए, इसकी यूनिट्स रखिए। ये क्या है? कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन क्या होता है? मोल पर लीटर। तो मोल पर लीटर इनटू मोल पर लीटर दो बार है डिवाइडेड बाय मोल पर लीटर है इनटू मोल पर लीटर। यहाँ पर आप लोग देखते हैं कि सारे के सारे यूनिट्स एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। तो यहाँ पर केसी जो है ये कैसा आएगा? यूनिटलेस आएगा। केसी कैसा आ गया गाइस? यूनिटलेस आ गया। ठीक है, कोई दूसरा इक्वेशन हम लोग स्टडी करते हैं। सपोज करिए फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। तो फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया तो हम लोगों ने इस तरीके से रिप्रेजेंट करके दिया था, राइट? ये लिखिए, फिर से आप लोगों के सामने आ गया। अब इसके ऊपर अप्लाई करिए केसी का कांसेप्ट। तो केसी इज इक्वल टू क्या होगा? तो सर कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन इनटू कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन टू द पावर 3 है, बराबर है। अब कंसंट्रेशन की यूनिट्स यहाँ पर देखिए, मोल पर डीएमक्यू या फिर मोल पर लीटर, ये दो बार है, रख दीजिए, कैंसिल आउट करने में आसानी होती है। ये देखिए ये क्या है? मोल पर लीटर। सर यहाँ पर मोल पर लीटर 3 टाइम्स है, 1 2 3। अब आप लोग सोचिए कितनी बार कैंसिल होगा? नीचे देखिए डिनोमिनेटर में यहाँ पर ये टर्म 4 बार है और यहाँ न्यूमरेटर में 2 बार है, तो 2 बार के साथ 2 बार कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए इसे मोल को जब ऊपर लेकर जाएंगे तो ये बन जाएगा मोल इनवर्स बन जाएगा एंड लीटर इनवर्स का क्या होगा? लीटर। लेकिन अब ये तो 2 बार है तो ये बनेगा स्क्वायर इनवर्स एंड ये क्या बन जाएगा? स्क्वायर। मतलब यहाँ पर केसी का अगर आप लोग यूनिट देखते हैं तो केसी का यूनिट कुछ इस तरीके से आता है। गाइस ये जो केसी का यूनिट है, ये केसी का यूनिट निकालना बहुत ही आसान है। कई बार इतना सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है आप लोगों को, आप लोग डायरेक्ट फाइंड आउट करके दे सकते हैं। देखिए मैं आप लोगों को हिंट देता हूँ। अगर आप लोगों को केसी के यूनिट्स निकालने हैं तो कंसंट्रेशन के पावर में डेल्टा एन लगा दीजिए। कंसंट्रेशन के पावर में डेल्टा एन लगा दीजिए, आप लोगों को मिल जाएगा केसी का यूनिट। मतलब कैसे? डेल्टा एन का मतलब क्या होता है? दैट इज n2 - n1। ये क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। होते हैं कि नहीं होते? बस ये टर्म अप्लाई कर दीजिए, आप लोगों को मिल जाएगा आंसर। कैसे? इसके ऊपर अप्लाई करिए। यहाँ पर डेल्टा एन देखिए, यहाँ पर डेल्टा एन क्या है? तो ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट 2 है, या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट्स 2 है। तो डेल्टा एन n2 - n1 दैट इज 2 - 2 0। तो कंसंट्रेशन के टर्म में अगर 0 लगाते हैं तो ये क्या हो गया? 0 हो गया। मतलब यूनिट आया क्या? नहीं आया। यही कंसेप्ट यहाँ पर अप्लाई करके देखिए तो यहाँ पर ये यूनिट हम लोगों ने निकाल के देखा है। डेल्टा एन कितना आ रहा है? देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स 2 एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट्स, तो 3 + 1 4 दैट
दैट इज -2 आ गया। डेल्टा एन क्या आ गया -2। तो Kc इज इक्वल टू मोल पर लीटर के पावर में -2 लगा दीजिए, बराबर है। मोल पर लीटर के पावर में 2 लगा दीजिए, -2 लगा दीजिए तो क्या बन जाएगा मोल स्क्वायर इनवर्स, एंड ये क्या बन जाएगा ऐसा। आ गया Kc का यूनिट। बहुत ही सिंपल कांसेप्ट है गाइस, एकदम आसानी से आप लोग Kc का यूनिट फाइंड आउट करके दिखा सकते हैं। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास डिकम्पोजिशन है इसका सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट का डिकम्पोजिशन है, ये आपको देता है Na2CO3 गैस प्लस CO2 गैस प्लस H2O गैस। आप लोगों को ये क्वेश्चन कहता है इस रिएक्शन के ऊपर कि पहले तो Kc का इक्वेशन लिखकर दिखाइए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन निकालिए, एंड देन उसके बाद निकाल कर दीजिए इसका यूनिट। मींस आपको क्या लिखना है, तो एक्सप्रेशन फॉर Kc एंड यूनिट फॉर Kc, ठीक है, एंड यूनिट फॉर Kc। तो एक्सप्रेशन फॉर Kc इज इक्वल टू आप लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहला काम सर जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनके कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय जितने भी रिएक्टेंट्स हैं उनके कॉन्सेंट्रेशंस का प्रोडक्ट रख दीजिए। तो इसके हिसाब से अगर जाते हैं तो ये हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट, बेकिंग सोडा है, ठीक है, ये सॉलिड स्टेट में होता है। देन उसके बाद कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 एंड देन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O आएगा डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NaHCO3 टू द पावर क्या रहेगा गाइस 2 रहेगा, ठीक है। नाउ यहाँ पर चाहे तो आप लोग इनकी फिजिकल स्टेट रख सकते हैं, बट जरा सोचिए फिजिकल स्टेट के हिसाब से अगर देखते हैं तो ये सॉलिड है, तो इसका कंसंट्रेशन इग्नोर करना है, इसका कंसंट्रेशन इग्नोर करना है। ये गैस है, ये भी गैसीय स्टेट में दिया है रिएक्शन में, राइट। तो जैसा दिया है उसके हिसाब से लिखना पड़ेगा। तो Kc का फॉर्म क्या हो जाएगा, Kc इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ CO2 गैस इनटू कंसंट्रेशन ऑफ H2O गैस। होगा कि नहीं होगा, ये इतना बचेगा। तो फिर यूनिट क्या है, मैंने तो आपको डायरेक्ट ही बता दिया है, हीट के हिसाब से जाइए तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस गैसियस रिएक्टेंट। तो गैसियस प्रोडक्ट 1 + 1 2 एंड गैसियस रिएक्टेंट 0, मतलब जो मोल पर लीटर है ना, मोल पर लीटर, इसे 2 रख दीजिए इसके पावर में, तो ये क्या हो जाएगा, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। इसका जो यूनिट आप लोगों को मिलेगा, ये मिलेगा मोल स्क्वायर एंड डीएम के ऊपर -6 पावर में। इस तरीके से हम लोग यूनिट्स निकाल कर दिखा सकते हैं Kc के। चलो Kp के बारे में सोचते थोड़ा सा, Kp के बारे में भी अप्लाई करके दिखा देते हैं। अगर कोई गैसियस स्टेट की रिएक्शन आपके सामने आती है, ये लीजिए आप लोगों ने ये रिएक्शन पढ़ के रखी है, इसी के ऊपर अप्लाई करिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को। तो इसके ऊपर जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को आप लोग अप्लाई करोगे गाइस, तो अब Kc की जगह क्या पुट करेंगे Kp। नाउ Kp इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो सर पार्शियल प्रेशर ऑफ Hi टू द पावर 2 हो जाएगा डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ I2। गाइस प्रेशर की अगर हम लोग बात करते हैं तो प्रेशर आप लोग बार में काउंट करते हो, पास्कल में काउंट करते हो, या मोस्ट कॉमन किस में काउंट करते हैं, एटमॉस्फेयर, जिसे हम लोग एटीएम कहते हैं। तो कई बार आप लोगों को क्वेश्चन एटीएम के ऊपर ही मिलता है, कई बार नहीं, मैक्सिमम टाइम आप लोगों को क्वेश्चन एटीएम के ऊपर ही मिलता है। तो एटीएम की वजह से रख के देखिए तो ये एटीएम इनटू एटीएम 1 और एटीएम इनटू एटीएम डिवाइडेड बाय एटीएम इनटू एटीएम। यूनिट आया क्या, नहीं। Kp हैज नो यूनिट इन दिस केस। आपको पता है कि डेल्टा n यहाँ पर 0 है, ये देखिए इस साइड में 2 है, इस साइड में कितना सम है 2 है। सो देयरफॉर Kp हैज नो यूनिट। नाउ यही कांसेप्ट अप्लाई करिए ना फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया के ऊपर, देखते कुछ यूनिट आता है क्या। तो अमोनिया का फॉर्मेशन हम लोगों ने ऐसे रिप्रेजेंट किया था, इट विल गिव 2 मोल्स ऑफ अमोनिया गैस। करिए अप्लाई Kp इज इक्वल टू क्या, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन टू द पावर 3 हो जाएगा।
देखिए यहाँ पर एटीएम इंटू एटीएम है, एंड डिनोमिनेटर में देखिए एटीएम इंटू एटीएम इंटू एटीएम इंटू एटीएम, 3 टाइम्स है ना, ठीक है। यहाँ पर 2, यहाँ पर 4, यहाँ से 2 को कैंसिल आउट कर दीजिए। तो ऐसे केस में आप लोग देख रहे हैं कि एटीएम एटीएम ऊपर जाएगा तो एटीएम इनवर्स बनेगा, क्या ऐसे नहीं होगा? केपी का यूनिट कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो ये कंसेप्ट भी आप लोगों को याद रखना है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कभी कभी पूछ लेता है आपकी मेंटालिटी के साथ खेलने के लिए। अब डिस्कस करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग सिर्फ केसी को कंसीडर करते हैं, बट आप दोनों के लिए केसी एंड केपी ये दोनों इक्विलिब्रियम के कांस्टेंट होते हैं। केसी कब यूज करते हैं? जब सॉल्यूशंस इन्वॉल्व है रिएक्शन में, एंड केपी हम लोग कब यूज करते हैं? जब गैसीय स्टेट में रिएक्शन होती है। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम लोग बात करें तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में आप लोगों को क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने हैं। तो गाइस एक चीज की तरफ ध्यान रखेंगे, दैट इज वैल्यू ऑफ के। के मतलब क्या हो सकता है? केसी और केपी हो सकता है। देखो अब मैंने ऐसा लिखा है इसे, ये जो वैल्यू ऑफ के है इज independent on the initial concentrations, ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशंस के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते। चाहे तो रिएक्टेंट्स का कॉन्सेंट्रेशन ले लीजिए और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन ले लीजिए, ये इंडिपेंडेंट होते हैं ऑन द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और द प्रोडक्ट। नाउ वैल्यू ऑफ Kc और Kp, वैल्यू ऑफ Kc और Kp इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। ये बहुत ही याद रखोगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टेम्परेचर डिपेंडेंट मतलब Kc एंड Kp की जो वैल्यू होती है ये कैसे होती है गाइस? टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। जनरली जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन बढ़ता है, एंड देयरफॉर यहाँ पर आपको Kc एंड Kp की वैल्यू जो रहेगी वो बढ़ते हुए मिलेगी विद द इंक्रीज इन द टेम्परेचर। देन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की अगर हम लोग बात करते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दैट इज Kc और Kp है ना, depends upon the stoichiometry of reaction। stoichiometry of reaction इसका मतलब क्या? इसे मैंने ऐसे लिखना चाहिए था, फॉर्म ऑफ और एक्सप्रेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये आप लोगों ने देखा है, आपको पता है कि H2 + I2 ये गैसीय स्टेट में या फिर सॉल्यूशन में अगर है तब भी आप लोग देखिए ऐसी रिएक्शन अगर आपके सामने आते हैं तो इसके लिए आप लोग Kc क्या लिखते हो? तो Kc हम लोग लिखते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Hi⁴ डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ I2। लेकिन अगर आपके पास कोई दूसरी रिएक्शन है जैसे N2 प्लस ट्वाइस ऑफ H2 एंड ये आपको देता है ट्वाइस ऑफ अमोनिया, तो इसके लिए आप Kc क्या लिखते हो? तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ammonia to the power 2 divided by concentration of nitrogen into concentration of hydrogen to the power 3। ये देखिए दोनों के दोनों इक्वेशन क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं। एंड अगर आप लोगों ने इसे रिवर्स करा दिया तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है वो पहले वाले का रेसिप्रोकल बन जाता है, क्योंकि इसे जब रिवर्स करेंगे तो ये टर्म ऊपर चली जाएगी और ये टर्म नीचे आ जाएगी, रेसिप्रोकल आप लोगों को मिल जाएगा, बराबर है। नेक्स्ट वी कैन से दैट कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फॉर्म होता है ये स्टोइकियोमेट्री के ऊपर डिपेंडेंट होता है। एंड यहाँ पर एक चीज की तरफ ध्यान रखते हैं कि हायर द वैल्यू ऑफ Kc और Kp, इसका मतलब क्या होता है? अगर Kc एंड Kp की वैल्यू हायर है तो हायर द वैल्यू ऑफ Kc और Kp indicates
that there is high percentage of product in the reaction mixture, क्यों ऐसा होगा सोचना पड़ेगा। Kc और Kp के बारे में सोचिए, मैं इसका जनरल फॉर्म आपके सामने रखता हूँ। क्या ये ऐसा नहीं है? concentration of the product divided by concentration of the reactants है, एंड Kc की वैल्यू ज्यादा कब आएगी? जब रिएक्टेंट कम रहेगा। तो रिएक्टेंट कम है, इसका मतलब ये है कि प्रोडक्ट की क्वांटिटी क्या है? ज्यादा है एट इक्विलिब्रियम, बराबर है ना। इक्विलिब्रियम स्टेट में प्रोडक्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। नाउ गाइस, इफ द रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस इन सेवरल स्टेप्स, ये वाला पॉइंट हमें एंट्रेंस एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा कि अगर रिएक्शन अलग अलग स्टेप में होती है तो हर एक स्टेप का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा। जैसे मान लीजिए कि A गिव्स B, देन B गिव्स C, यहां पर कांस्टेंट है K1 एंड यहां पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K2। तो ऐसे केस में क्या करेंगे? ओवरऑल रिएक्शन तो ये A किस में जा रहा है? C में जा रहा है। जरूरी नहीं कि ये हमेशा रिवर्सिबल के साइन में आपको मिले, इरिवर्सिबल का साइन मिल सकता है, एग्जाम में याद रखेंगे। तो ऐसे केस में ओवरऑल जो रेट कांस्टेंट होगा दैट इज A, जिसे हम लोग K3 कहते थे, ठीक है नया। तो K3 इज इक्वल टू ये होता है K1 into K2। न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय बहुत काम की चीज है, बहुत ज्यादा काम की चीज है। लेकिन अगर कभी रिएक्शन ऐसे स्टेप में निकलती है तो ओवरऑल रेट कांस्टेंट या फिर ओवरऑल जो कांस्टेंट होता है रिएक्शन का, वो क्या होता है? इंडिविजुअल जो कांस्टेंट्स दिए हैं उनका प्रोडक्ट होता है। गाइस, अब हम लोग चलते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, दैट इज about the applications of equilibrium constant। इसी के ऊपर आप लोगों को क्वेश्चंस मिलते हैं अलग अलग एग्जाम में, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है ये। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के अगर हम लोग एप्लीकेशंस को देखते हैं तो बहुत सारे एप्लीकेशन दे सकते हैं, जिसमें हम लोग पहला एप्लीकेशन पढ़ते हैं दैट इज prediction of the direction of a reaction। मतलब क्या? मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है या फिर रिवर्स डायरेक्शन में आ रही है, ये हम लोग पता कर सकते हैं फ्रॉम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। कैसे? कंसीडर एक रिवर्सिबल रिएक्शन मेरे पास है, दैट इज A moles of A plus B moles of B reversibly reacts to give C moles of C and D moles of D। इसके ऊपर जब मैं लॉ ऑफ मास एक्शन को अप्लाई करूंगा तो मुझे मिलेगा Kc। तो Kc इज इक्वल टू क्या बनता है? अब ये आप लोग समझ चुके हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C टू द पावर C इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D टू द पावर D डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A टू द पावर A इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B टू द पावर B। होता है कि नहीं होता गाइज? यहाँ पर एक चीज की तरफ ध्यान रखिए, all the concentrations are equilibrium concentrations। ये कौन से concentrations होते हैं? equilibrium concentrations होते हैं। ये बहुत ज़्यादा important है। Now guys, ये जो रेशियो है ना, ये रेशियो ही तो है। ये रेशियो हम लोग रिएक्शन के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम में नहीं है तब भी, एंड ऐसे केस में इसे हम लोग कहते हैं रिएक्शन कोशेंट। क्या कहते हैं? रिएक्शन कोशेंट कहते हैं। तो रिएक्शन कोशेंट जो होता है इसे हम लोग रिप्रेजेंट कराते हैं बाय QC, एंड QC इज इक्वल टू होता है concentration of C to the power C into concentration of D to the power D divided by concentration of A to the power A into concentration of B to the power B। मतलब ये कि जो Kc है and QC है have same form but फर्क कहाँ पर है? फर्क है तो सिर्फ इतना कि Kc में जो कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स इन्वॉल्व है वो इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशंस होते हैं, एंड Qc में जो कॉन्सेंट्रेशन की टर्म्स इन्वॉल्व है ये अदर देन इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशंस इन्वॉल्व होते हैं।
जब हम लोग QC एंड KC को कंपेयर करते हैं तो आप लोगों को डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन पता चलता है। एक चीज पहले याद रखिएगा, इस एट इक्विलिब्रियम KC इज इक्वल टू QC होता है। KC इज इक्वल टू QC होता है, मतलब ऐसी कंडीशन में सारे के सारे जो कॉन्सेंट्रेशंस इन्वॉल्व है वो क्या बन जाएंगे, इक्विलिब्रियम के कॉन्सेंट्रेशन ही बन जाएंगे। जी हाँ, सपोज करिए इसे मैं एक छोटी सी डायग्राम के साथ रिप्रेजेंट कर लूँ तो कैसे होगा। हम लोग इसे कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करा सकते हैं, देखते हैं ऐसा रिप्रेजेंटेशन आ सकता है या नहीं आ सकता। यहाँ पर मैं QC एंड KC इन दोनों की बात करता हूँ। देखिए सपोज करिए कि ये है QC एंड ये है KC। तो यहाँ पर आप लोगों को दिखता है कि QC इज इक्वल टू KC है, मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ये दोनों के दोनों हम लोग कहाँ पर मान लेंगे, एट इक्विलिब्रियम। रिएक्शन यहाँ पर इक्विलिब्रियम में है। इफ अगर मैंने ये डायग्राम थोड़ी अलग तरीके से बनाई होती, सपोज करिए कि मैं QC को बड़ा दिखा देता हूँ। अगर हम लोग QC को बड़ा दिखाते, KC ये है KC एंड QC को मैं थोड़ा सा छोटा दिखाता हूँ तो QC यहाँ पर क्या है, छोटा हो गया, राइट। कंडीशन क्या आ गई गाइस कि QC इज लेस एज कंपेयर टू KC। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो कॉन्सेंट्रेशंस है रिएक्टेंट के एंड प्रोडक्ट के, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन एंड प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन अदर देन इक्विलिब्रियम है, मतलब ये कि ये कम है, बराबर है ना, ये कॉन्सेंट्रेशंस कम है एज कंपेयर टू दिस वन, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम के कॉन्सेंट्रेशंस है। तो इसका मतलब ये कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाना पसंद करेगी, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना पसंद करेगी, बराबर है, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना पसंद करेगी। फॉरवर्ड डायरेक्शन क्यों, क्योंकि अब रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होके इक्विलिब्रियम लाने की कोशिश करेंगे। मीन्स ये कि जब QC इज लेस देन KC आता है तो रिएक्शन प्रोसीड्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, देख लीजिए। एंड इसे थोड़ा सा उल्टा करके सोचिए तो, अब इसे उल्टा करके सोचने का मतलब क्या है, मतलब ये है कि हम लोग KC को छोटा कर देते हैं, ये लीजिए ये हो गया KC, ठीक है, एंड QC को बड़ा कर देते हैं, नॉट QP, QC को बड़ा कर देते हैं, तो ये हो गया QC। सोचिए अब यहाँ पर QC इज ग्रेटर देन KC है, तो ऐसे केस में रिएक्शन किस साइड में जाना पसंद करेगी, रिवर्स डायरेक्शन में। मतलब ये कि रिवर्स रिएक्शन और रिवर्स डायरेक्शन इज फेवर्ड, है ना, रिवर्स डायरेक्शन इज फेवर्ड। तो ऐसी जब कंडीशन आती है गाइस, QC इज ग्रेटर देन KC है, तो इसका मतलब ये है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट इज मोर एज कंपेयर टू concentration of reactant as compared to concentration of product है। यहाँ पर reactant and concentrations इन reactant and product इन दोनों के concentrations को अगर हम लोग देखें तो it is observed कि अब ये reaction कौन से डायरेक्शन में जाना पसंद करेगी, रिवर्स डायरेक्शन में जाना पसंद करेगी। तो यहाँ से आप लोगों को एक चीज समझ में आती है, जब QC एंड KC ये दोनों सेम हैं तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है। अगर QC कम है तो फॉरवर्ड रिएक्शन फेवरेबल है, एंड अगर QC ज़्यादा है तो इसका मतलब ये हो गया कि रिवर्स रिएक्शन फेवरेबल होगी, रिवर्स रिएक्शन इज अ फेवरेबल। तो ये कंडीशंस है
राइट। ये एप्लीकेशन किसका, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का, जो आप लोगों को बता रहे हैं कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में जा सकती है। फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना है तो ऐसे केस में क्या चाहिए हमारे पास, Kc की वैल्यू ज़्यादा चाहिए। रिवर्स डायरेक्शन में आना है तो मतलब Qc की वैल्यू ज़्यादा रहेगी, तब रिएक्शन क्या हो जाएगी, रिवर्स आएगी। अब दूसरे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन की तरफ चलते हैं। टू नो द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, टू नो द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। अब ये कैसे होगा सोचना पड़ेगा गाइस। मैग्नीट्यूड ऑफ द Kc, मतलब वी कैन से वैल्यू ऑफ Kc है ना, Kc आप लोगों को बताता है कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है या फिर बैकवर्ड रिएक्शन में जा रही है। मतलब ये कि इक्विलिब्रियम पे किसके कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। कैसे, आप लोग जरा सोचिए, हम लोगों ने Kc का जनरल फॉर्म क्या पढ़ के रखा है, तो इट इज़ नथिंग बट द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ द प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ द रिएक्टेंट, बराबर है। ये हम लोगों ने पढ़ के रखा है। यहाँ से एक चीज़ आप लोगों को समझ में आती है कि मैग्नीट्यूड ऑफ द Kc इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट। मतलब प्रोडक्ट अगर ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या है, Kc। तो Kc अगर ज़्यादा निकला तो इसका मतलब ये हो गया ना कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड कर रही है, प्रोडक्ट की क्वांटिटी ज़्यादा है, एंड Kc इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है मतलब Kc कम है, मतलब इक्विलिब्रियम पे किसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा रहेगा, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा रहेगा गाइस। मीन सपोज करिए कि अगर हम लोग इन वैल्यूज़ को जज करने की कोशिश करते हैं तो हम लोगों ने कौन सी वैल्यूज़ को यूज़ करना चाहिए। जनरली हम लोग एक इंडिकेशन यूज़ करते हैं। इंडिकेशन कैसे यूज़ करते हैं, दिस इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। यहाँ पर मैं वेरी स्मॉल कर देता हूँ एंड यहाँ पर कर देते हैं वेरी लार्ज, लेकिन इन बिटवीन ये जो रीजन है यहाँ पर मैं वैल्यू पुट करता हूँ 1 एंड यहाँ पर वैल्यू पुट कर देता हूँ 10 टू द पावर 3 एंड यहाँ पर वैल्यू पुट कर देता हूँ मैं 10 टू द पावर -3। यहाँ से हम लोग कैसे जज कर सकते हैं, देखिए इफ Kc इज ग्रेटर देन 10 टू द पावर 3, रिएक्शन में आप लोगों को Kc की वैल्यू अगर 10 टू द पावर 3 से ज़्यादा मिलती है तो इसका मतलब ये कि फॉरवर्ड रिएक्शन इज डोमिनेटिंग। मतलब क्या होगा, मतलब ये है कि एट इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट इट इज मोर एज कंपेयर टू concentrations of the reactants है। and if Kc is less than 10 to the power -3, Kc is less than 10 to the power -3, तो ऐसे केस में आप लोग कह सकते हैं कि बैकवर्ड रिएक्शन इज डोमिनेटिंग, बैकवर्ड रिएक्शन इज डोमिनेटिंग। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि एट इक्विलिब्रियम concentration of a product is less as compared to concentration of a reactant, बराबर है। and if Kc की वैल्यू अगर इसमें आती है 10 टू द पावर -3 टू 10 टू द पावर 3, तो ये माना जाता है कि रिएक्शन इज नियर टू इक्विलिब्रियम। मतलब ऐसे केस में इक्विलिब्रियम पे आपके पास कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट भी होगा एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट भी होगा, राइट। ये हो सकता है। तो Kc की वैल्यू डिसाइड करती है कि रिएक्शन कौन से डायरेक्शन में जा रही है। सोचिए यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं तो ये समझ में आता है कि जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बढ़ेगा वैसे वैसे Kc की वैल्यू क्या हो जाएगी गाइस, बढ़ती जाएगी। मतलब Kc अगर इंक्रीज होता है ना, Kc इंक्रीज दिख रहा है आप लोगों को, तो Kc में जो इंक्रीज दिख रहा है इसका मतलब क्या है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट इंक्रीजिंग। नाउ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीजिंग का मतलब रिएक्शन का इक्विलिब्रियम राइट साइड में शिफ्ट होगा, और जब बहुत बड़ी वैल्यू आ जाएगी 10 टू द पावर 3 से भी ज़्यादा, तो हम लोग ये मान लेंगे कि रिएक्शन कहाँ पर जा रही है, कंप्लीशन के तरफ जा रही है। कैसे जा रही है चेक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कंसिडर द फॉर्मेशन ऑफ गैसियस वाटर। कैसे बनता होगा, हाइड्रोजन गैस प्लस
ऑक्सीजन गैस, ये जब आपस में कंबाइन होते हैं तो आप लोगों को मिलेगा H2O। चलिए गैसीय स्टेट में लिख देता हूँ। इस रिएक्शन का जो Kc होता है ये होता है 2.4 इंटू 10⁻47 एट 500 केल्विन। देखिए 500 केल्विन टेम्परेचर पे Kc की वैल्यू इतनी है। तो यहाँ से आप लोग क्या जज करेंगे, यहाँ से हम लोग ये जज कर रहे हैं कि जो Kc है इट इज फार फार ग्रेटर देन 10⁻3। मतलब क्या, मतलब क्लियर है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज वेरी वेरी ग्रेटर एज कंपेयर टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो इससे क्या समझ में आता है, इससे ये समझ में आता है कि रिएक्शन इज गोइंग टू कंप्लीशन, रिएक्शन इज गोइंग टू ऑलमोस्ट कंप्लीट, ऑलमोस्ट कंप्लीट मतलब रिएक्शन कंप्लीशन की तरफ जा रही है। एंड रिएक्शन जब कंप्लीशन की तरफ जाएगी तो इक्विलिब्रियम पे पानी का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा, है ना। एट इक्विलिब्रियम concentration of H2O it is far far greater as compared to concentration of H2 और concentration of O2। होगा कुछ ऐसे। अब रिवर्स सोचिए, अगर आप लोगों ने इसी रिएक्शन को रिवर्स कर दिया तो क्या हो जाएगा रिवर्स इसका, तो यू विल गेट डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर। वाटर जब डिकम्पोज होगा तो इट विल गिव ट्वाइस ऑफ H2 गैस एंड O2 गैस। नाउ इसका Kc जब निकाल कर देखेंगे तो इसका Kc क्या बनेगा, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 टू द पावर 2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O। चलो इसे K' कर देते हैं। इसका जो Kc था, इसका Kc क्या आया होगा, दैट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 टू द पावर 2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 रहा होगा ऐसे, ठीक है। अब देखिए K' इज रेसिप्रोकल ऑफ Kc दिख रहा है, दिख रहा है रेसिप्रोकल ऑफ Kc। तो रेसिप्रोकल ऑफ Kc दैट इज 1/2.4 इंटू 10 टू द पावर 47। तो ये आप लोगों को जो मिलता है ये मिलता है 4.1 इंटू 10 टू द पावर -48 एट 500 केल्विन। सोचिए गाइस क्या हालत है यहाँ पर आप लोगों को दिखता है कि जो Kc है इट इज़ वेरी वेरी लेस एज कंपेयर टू 1, है ना, ये काफ़ी कम है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि एट इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O, देखिए अब ये रिवर्स इक्विलिब्रियम है, मतलब रिएक्टेंट में रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, बराबर ना। रिएक्टेंट का जो कॉन्सेंट्रेशन है ये कैसे बहुत ज़्यादा है एज कंपेयर टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2। इसका मतलब ये है कि रिएक्शन कंप्लीशन की तरफ नहीं जाती, दैट इज एट इक्विलिब्रियम रिएक्शन मिक्सचर contains large amount of reactant एंड देयरफॉर ये जो रिएक्शन है ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी क्या, नहीं, बल्कि इससे रिवर्स रिएक्शन जो होती है वो वाली वो काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल होती है। तो Kc की वैल्यू से आप लोगों को एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन के बारे में भी पता चलता है। तीसरे एप्लीकेशन की तरफ चलते हैं। टू कैलकुलेट इक्विलिब्रियम concentrations, to calculate equilibrium concentrations, this is most important application। कैसे गाइस, देखिए आप लोगों को जनरल फॉर्म हम लोगों ने ऐसा बताया कि Kc इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। क्या यहाँ से हम लोग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R रिएक्टेंट फाइंड आउट नहीं कर सकते? कर सकते हैं। कब? अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड Kc आपके पास है तो। सिमिलरली आप लोग यहाँ से P की वैल्यू भी तो कैलकुलेट कर सकते हो, दैट इज Kc इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R। मतलब ये दोनों प्रेजेंट हैं तो P का कॉन्सेंट्रेशन आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो।
ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन होता है। कैसे इसका इस्तेमाल होता है हम लोग चेक करते हैं। कंसीडर कि मेरे पास एक रिएक्शन है, दैट इज रिएक्शन बिटवीन इथेनोइक एसिड, दिस इज इथेनोइक एसिड, या फिर कॉमनली इसे आप लोग एसिटिक एसिड कहते हो, एंड C2H5OH ये इथेनॉल है। ये दोनों जब आपस में रिएक्शन देते हैं तो ईस्टर बनता है। इस रिएक्शन को ईस्टरिफिकेशन कहते हैं। आप लोगों को यहाँ पे जो ईस्टर मिलता है वो मिलेगा कुछ ऐसे, जिसका कॉमन नाम इथाइल एसीटेट होता है एंड IUPAC नाम इथाइल इथेनोएट होता है, राइट। एंड यहाँ से मिल जाएगा आप लोगों को वाटर, ठीक है। नाउ कंसीडर, हम लोग कंडीशंस डालते हैं कि इस रिएक्शन का जो Kc है ये है 4 एट अ सर्टन टेम्परेचर, जैसा कि हमारे पास गिवन है। एट अ सर्टन टेम्परेचर Kc कितना है, 4 है। नाउ इनिशियली अगर आप लोगों को कहता है कि आप लोगों के पास इथेनोइक एसिड एंड इथेनॉल, इन दोनों के जो मोल्स है ये सिर्फ 2 है। कितने मोल्स है, 2 मोल्स है। एंड सपोज करिए कि X मोल्स ऑफ इथाइल इथेनोएट आर फॉर्म्ड, ऑफ इथाइल इथेनोएट आर फॉर्म्ड एट इक्विलिब्रियम। कंडीशन को समझो, इस कंडीशन को हमें यहाँ पर अप्लाई करके देना है। हमारे पास इनिशियली कितने मोल्स है, इथेनोइक एसिड के 2 मोल्स हैं, इथेनॉल की कितने मोल्स हैं, 2, इन सर्टन वॉल्यूम जो भी होगा। Kc कितना है इस रिएक्शन का, 4 है। एंड X मोल्स ऑफ इथाइल इथेनोएट आर फॉर्म, मतलब क्या, तो इसे हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं जरा देखिए। इनिशियल मोल्स को अगर हम लोग देखते हैं तो इसकी इनिशियल मोल्स है आपके पास 2, इसके 2, इसके कितने रहेंगे, 0। क्यों, इनिशियली रिएक्टेंट होता है, प्रोडक्ट होता है क्या, नहीं होता, होता है क्या प्रोडक्ट, नहीं होता। देन इसके बाद मोल्स एट इक्विलिब्रियम देखते हैं। तो मोल्स एट इक्विलिब्रियम हमें कहता है कि X मोल इथाइल इथेनोएट के बने, तो इथाइल इथेनोएट के मोल X बने तो ऑब्वियसली वाटर कितना बनेगा, XH। क्यों, देखिए रिएक्शन को देखिए, इसका 1 मोल जब इसके 1 मोल के साथ कंबाइन होता है तो इसका 1 मोल बनता है, इसका 1 मोल बनता है। मतलब इसका मोल अगर X बना तो इसका मोल भी कितना बना, X। तो सर ये कितना बचा, तो ये 2 में से X बचा, बराबर ना, मतलब 2 माइनस एक्स बच गया, ये हो गया 2 माइनस एक्स। क्लियर है गाइज, ये कंडीशन आप लोगों को आनी चाहिए क्योंकि मैक्सिमम न्यूमेरिकल में ये आप लोगों को अप्लाई करना है। तो फिर कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, क्या कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या होता है, तो कॉन्सेंट्रेशन का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो ये हो जाएगा 2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, क्योंकि अभी आपके पास वॉल्यूम नहीं है, होता तो यहाँ पर पुट कर देते। तो ये कितना बचा, 2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ये कितना बचेगा, x बाय वी, एंड ये कितना बचेगा, x बाय वी। सोचिए पहले इससे सोचिए इस कंडीशन को, क्लियर है या नहीं है। आपके पास एक रिएक्शन है, इथेनोइक एसिड एंड इथेनॉल, क्या दे रहा है, इथाइल इथेनोएट प्लस वाटर। इनिशियली आपके पास इथेनोइक एसिड एंड इथेनॉल के 2 मोल्स हैं, फिर हमें कहता है कि इक्विलिब्रियम पे X मोल इथाइल इथेनोएट के होंगे, बराबर है ना, मतलब कुछ देर के बाद। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो इथेनोइक एसिड है एंड जो इथेनॉल है इसके कितने मोल्स बचेंगे, तो इसके जो मोल्स बचेंगे ये बचे होंगे, दैट इज 2 माइनस एक्स। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेशन भी आप लोगों को मिला। अब आप लोग क्या पता कर सकते हैं कि कॉन्सेंट्रेशंस कैसे फाइंड आउट करते हैं, है ना। इस रिएक्शन के ऊपर अप्लाई करिए कंसेप्ट Kc। इस रिएक्शन का Kc क्या मिलेगा आप लोगों को, इस रिएक्शन का Kc अगर निकालते हो तो दैट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इथाइल एसीटेट इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3COOH इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C2H5OH। होगा कि नहीं होगा गाइज, ऐसा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का इक्वेशन बनकर आएगा। ये क्लियर है, वैल्यूज पुट करिए, आपको कहता है कि ये 4 है, क्या है 4। नाउ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इथाइल एसीटेट ये कितना है, x/v इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर ये कितना है, x/v डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड
ये कितना है 2 - x डिवाइडेड बाय v एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इथेनॉल क्या है 2 - x डिवाइडेड बाय v। तो यहाँ पर देखिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर 2v यहाँ पर होंगे, 2v यहाँ पर, v कैंसिल हो गया, ये क्या आ गया x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर एंड 2 - x का क्या हो गया स्क्वायर। तो इसे मैं स्क्वायर से हटा देता हूँ तो इसका स्क्वायर रूट कर देते हैं। तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज x अपॉन 2 - x हो जाएगा, दैट इज 2 इज इक्वल टू x बाय 2 - x हो जाएगा। तो ये यहाँ पर चला गया, ये क्या हो गया 4 - 2x इज इक्वल टू x। हुआ कि नहीं हुआ? तो 4 इज इक्वल टू क्या हो गया थ्राइस x, ये यहाँ पर आके प्लस हो गया, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया 4/3, मतलब x इज इक्वल टू 1.33 आ गया। ठीक है, x इज इक्वल टू क्या आ गया गाइस 1.33 आ गया। तो देयरफॉर 2 - x कितना होगा, तो दैट इज 2 - 1.33, ये आएगा 0.67। सोचिए एट इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इथाइल एसीटेट दैट इज CH3COO C2H5, ये कितना था x था, तो x कितना है आपके पास 1.33 मोल पर लीटर कॉन्सेंट्रेशन है, एंड concentration of CH3COOH is equal to concentration of C2H5OH is equal to 2 - x है, that is 0.67 मोल पर लीटर। रहेगा कि नहीं रहेगा? इस टाइप से आप लोगों को पूछे जाते हैं कॉन्सेंट्रेशंस निकाल कर दीजिए, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस। अब इस क्वेश्चन को देखिए क्या कहना है गाइस इस क्वेश्चन का कि इक्वल कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ हाइड्रोजन एंड आयोडीन आर मिक्स्ड टुगेदर इन अ क्लोज कंटेनर एट 700 केल्विन एंड अलाउड टू कम टू इक्विलिब्रियम इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HI इज 0.85 मोल पर dm³। मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HI है आपके पास, what are the equilibrium concentrations of H2 and I2 if Kc is equal to 54 at this temperature। गाइस सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि यहाँ हाइड्रोजन एंड आयोडीन के बीच में रिएक्शन हो रही है और वो भी इन दोनों का कॉन्सेंट्रेशन कैसा है इक्वल है, मीन्स हाइड्रोजन एंड आयोडीन इनके बीच में अगर रिएक्शन आप लोग दिखाते हैं तो क्या ये रिएक्शन हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं। ठीक है, हमें कहता है कि इस रिएक्शन का Kc गिवन है, तो Kc का कंसेप्ट अप्लाई करना है, तो Kc इज इक्वल टू क्या आ रहा है, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HI टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ I2। नाउ आपके पास एक कंडीशन है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ I2, सो देयरफॉर मैं Kc इज इक्वल टू ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं, concentration of HI to the power 2 divided by concentration of H2 to the power 2 बराबर है। नाउ यहाँ पर आपके पास वैल्यूज है गाइस, Kc की वैल्यू कितनी है, तो Kc की वैल्यू है 54 इज इक्वल टू concentration of HI दैट इज 0.85 इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 इसका स्क्वायर। आप लोगों को ये टर्म फाइंड आउट करनी है, पहले तो स्क्वायर फाइंड आउट करिए, बाद में स्क्वायर रूट निकाल लीजिए। ये आता है 0.12 मोल पर लीटर, मीन्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ I2 इज इक्वल टू 0.12 मोल पर dm³, या फिर यू कैन से मोल पर लीटर। ये ऐसे सॉल्व करके दिखाना था। गाइस कैलकुलेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन के और भी कुछ एग्जांपल्स हम लोग डिस्कस करते हैं, जैसे इसे देख लीजिए, फॉर एग्जांपल H2 गैस प्लस I2 गैस, इट गिव्स रिवर्सिबली ट्वाइस ऑफ HI गैस। कंडीशन अगर हमें ऐसा कहता है कि इनिशियली मीन्स इनिशियल मोल्स को अगर देखें, इसका 1 मोल अगर है, इसका 1 मोल है, तो इसके कितने मोल्स होंगे गाइस 0, एंड लेट के इक्विलिब्रियम पे x मोल HI के यहाँ पर बनते हैं,
तो x मोल अगर HI के बनते हैं तो आप लोग मोल्स एट इक्विलिब्रियम कैसे दे सकते हैं, दैट इज मोल्स एट इक्विलिब्रियम। ये क्या बन जाएगा 1 माइनस एक्स, ये क्या बन जाएगा 1 माइनस एक्स एंड ये क्या बन जाएगा ट्वाइस एक्स। क्यों? क्योंकि ये डबल है। तो कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम क्या बनाओगे, तो सर ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स अपॉन वी एंड ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स अपॉन वी और ये क्या हो जाएगा ट्वाइस एक्स अपॉन वी हो जाएगा। नाउ यहाँ पर केसी का कंसेप्ट अप्लाई करिए गाइस। तो केसी इज इक्वल टू क्या हो रहा है, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HI टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ I2। करिए तो जरा वैल्यूज को पुट, तो यू विल ऑब्जर्व कि ट्वाइस एक्स स्क्वायर बराबर है ट्वाइस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय वी स्क्वायर आ जाएगा डिवाइडेड बाय H2 कितना है, तो 1 माइनस एक्स अपॉन वी, I2 कितना है, तो 1 माइनस एक्स अपॉन वी। ये देखिए वी स्क्वायर के साथ ये कैंसिल हो गया, तो ये बच जाएगा ट्वाइस एक्स का स्क्वायर था तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर, ठीक है 4x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स मतलब 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। तो आपको एंट्रेंस एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि ये इक्वेशन है, ये कंडीशन है, इसके लिए केसी क्या आएगा, तो इसके लिए केसी कुछ ऐसा आएगा कि नहीं आएगा, जरा आप लोग सोच के बताइए। दूसरा एग्जांपल स्टडी करिए। सपोज फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया को हम लोग स्टडी करते हैं, तो फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं कि नहीं करते, सोचिए। कंडीशन वही डालता हूं मैं कि इनिशियली इसके मोल्स मेरे पास 1 है। कितने मोल्स हैं इनिशियली 1 है। तो ऑब्वियसली अगर हम लोग हाइड्रोजन के मोल्स को देखते हैं तो हाइड्रोजन के जो मोल्स है ये कितने होने चाहिए, 3 होने चाहिए एंड इनिशियली अमोनिया कितना रहेगा 0। तो मोल्स एट इक्विलिब्रियम सपोज करिए कि x मोल अमोनिया बनता है तो ये क्या बनेगा, तो 1 माइनस एक्स, ये क्या हो जाएगा 3 माइनस 3x हो जाएगा एंड ये क्या बन जाएगा ट्वाइस एक्स। तो कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम क्या बनाएंगे, तो 1 माइनस एक्स अपॉन वी 3 माइनस 3x अपॉन वी बराबर है दैट इज 3 इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन वी कर सकते हैं एंड ये कितना हो जाएगा ट्वाइस एक्स अपॉन वी हो जाएगा। तो केसी का इक्वेशन क्या बन रहा है, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 टू द पावर क्या रहेगा 3 रहेगा। पुट करिए वैल्यूज, तो ट्वाइस एक्स अपॉन वी का ये स्क्वायर बता रहा है हमें, देन 1 माइनस एक्स अपॉन वी, ठीक है, इंटू यहाँ पर देखिए ये जो टर्म है 3 इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन वी, इसका क्या लेना है आपको क्यूब करा के देना है। तो ये हो रहा है 4x स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स अपॉन वी इंटू 3 का क्यूब 27 इंटू 1 माइनस एक्स का क्यूब है तो अपॉन क्या हो जाएगा v क्यूब हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2v हैं और यहाँ पर कितने 4, तो ये कितना बच जाएगा 4x स्क्वायर बचेगा 4x स्क्वायर अपॉन 27 इंटू 1 माइनस एक्स टू द पावर क्या हो जाएगा 4 एंड यहाँ पर जो 2v हैं ये 2v आप लोगों को मिल जाएंगे यहाँ पर। हो सकता है केसी कुछ इस तरीके से इस इक्वेशन के लिए। अब एक और एग्जांपल की स्टडी करते हैं। सपोज करिए PCl5 गैस का डिकम्पोजिशन देता है हमें इस तरीके से, दैट इज इट गिव्स PCl3 गैस प्लस क्लोरीन गैस। इसके ऊपर हम लोग केसी एंड केपी दोनों का कंसेप्ट अप्लाई करते हैं और भी डिटेल में जाते हैं। तो इनिशियल मोल्स सपोज करिए कि हमें कहता है कि इनिशियली PCl5 का 1 मोल है तो ऑब्वियसली इनके प्रोडक्ट्स के मोल कितने होंगे 0 होंगे। तो मोल्स एट इक्विलिब्रियम सपोज करिए कि x मोल्स PCl5 डिकम्पोज होता है तो PCl5 बचा कितना 1 माइनस एक्स, ये बनेगा x, ये कितना बन जाएगा x बन जाएगा।
तो फिर कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम क्या होगा गाइस? तो सर ये बनेगा 1 माइनस एक्स अपॉन वी, ये होगा एक्स अपॉन वी, ये हो जाएगा एक्स अपॉन वी। सो देयरफॉर केसी का टर्म अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ PCl3 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl2 डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ PCl5 होगा ऐसे। तो यहाँ पर देखिए x अपॉन वी इंटू एक्स अपॉन वी डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स अपॉन वी, एक v के साथ ये कैंसिल हो जाएगा। तो अब आप लोगों के पास जो कंसेप्ट है वो क्या बचेगा? ये x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये 1 माइनस एक्स है और यहाँ पर ये v है, तो के सी इज इक्वल टू आपको इस फॉर्म में मिलेगा। तो खैर के सी की बात तो हो गई। अब इसका के पी कैसे बनाओगे? तो सर इसका के पी हम ऐसे बनाते, पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ क्लोरीन डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5 बराबर है गाइस, ठीक है। नाउ क्या आप लोगों ने स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ा? उसमें ये पढ़ा होगा कि पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इज इक्वल टू होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए गैस, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए गैस इनटू टोटल प्रेशर, होता है कि नहीं होता? नाउ मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? तो मोल फ्रैक्शन का मतलब होता है मोल्स ऑफ गैस डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स इनटू पी। ये कंसेप्ट हमें क्यों अप्लाई करना है? देखिए एट इक्विलिब्रियम टोटल मोल्स कितने हैं? देखिए अगर हम लोग टोटल मोल्स की बात करते तो 1 माइनस एक्स प्लस एक्स, तो ये माइनस एक्स ये प्लस एक्स कैंसिल हो गया, कितना है? 1 प्लस एक्स है, बराबर ना, 1 प्लस एक्स है। सो देयरफॉर पार्शियल प्रेशर की बात अगर करते हो तो पार्शियल प्रेशर आप लोग अप्लाई कर पाओगे? करिए। देयरफॉर केपी का कंसेप्ट लगाइए, तो केपी इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ द PCl3, ये क्या है? मोल्स ऑफ PCl3, मोल्स ऑफ PCl3 कितना है? तो मोल्स ऑफ PCl3 कितना? x बराबर, तो x डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? 1 प्लस एक्स इंटू पी हो जाएगा, इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ क्लोरीन, ये क्या हो जाएगा? x अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू पी डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5, तो PCl5 के मोल्स कितने हैं? 1 माइनस एक्स बराबर है, एंड टोटल मोल्स कितने हैं? 1 प्लस एक्स इंटू पी, तो p के साथ p को हटा दीजिए, यू विल ऑब्जर्व के 1 प्लस एक्स के साथ 1 प्लस एक्स हट जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर पी अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स, दैट इज व्हाट? एक्स स्क्वायर इंटू पी अपॉन 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, ये हो जाएगा के पी। इस तरीके से कंसेप्ट को अप्लाई करना है और न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करके दिखाना है।